नमस्कार, मैं हूँ शालिनी वाजपेयी और आज मैं पहुँची हूँ मिरिंडा हाउस। देखिएगा, उसके गेट पर हैं हम लोग और यहाँ पर हम फिर से स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और क्या तैयारियाँ हैं नॉमिनेशन को लेकर ये जानेंगे। तो देखिए, हमारे साथ छात्र हैं, उनके प्रत्याशी भी हैं। हमारे साथ आयशा खान है जो कि आयशा से प्रेसिडेंट पद की प्रत्याशी हैं, तो उनसे बातचीत करते पहले। तो आयशा, आप कहाँ पर अभी स्टूडेंट हैं, ये बताएं। मैं मिरांडा हाउस सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। और आप आयशा की तरफ से प्रत्याशी हैं प्रेसिडेंट पद की। जी, प्रेसिडेंट पद की वो अभी कंफर्म नहीं है। हाँ। नॉमिनेशन से एक बार एक्सेप्ट हो जाए सारी तो कंफर्म हो जाएंगी। अच्छा, अभी प्रत्याशी होंगी या नॉमिनेशन कंफर्म होने के बाद ही पता चलेगा? नहीं, अभी आयशा की तरफ से डूसू कैंडिडेट हूँ मैं। अच्छा, दूसरे कैंडिडेट हैं। तो क्या 2-3 अगर मैं पॉइंट्स में बात करूं तो कौन से ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है सबसे पहले वो करने की ज़रूरत है? नंबर 1। नंबर 1 तो ये है कि FYUP जो हमारा मेन मुद्दा है FYUP का, जिसमें हमने पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया है जिसमें हमारी 4 डिमांड्स है। तो अगर वो 4 डिमांड्स हमारी पूरी हो जाती है तो ये फर्स्ट ईयर्स और सेकेंड ईयर्स दोनों के लिए काफ़ी सहूलियत की बात हो जाएगी। अच्छा, तो नंबर 1 ये आपने बताया। नंबर 2? नंबर 2 हमारा मेन मुद्दा है GS कैश का। GS कैश इज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। अभी DU में जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल है और GS कैश अगर हम लाते हैं तो वो उसमें स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा। वो एक ऑटोनोमस बॉडी होगी स्टूडेंट्स की, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी विक्टिम्स के लिए। इसीलिए हम ये चाहते हैं JNU में आयशा की वजह से आया तो अब DU में भी आए। तो आपको लगता है अभी यहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती, स्टूडेंट खुद अपनी बात नहीं जी, हमने देखा है कि अदिति महाविद्यालय से लेकर मिरांडा हाउस में कैसे गुंडे दरवाजे तोड़कर दीवारें फांदकर अंदर आते हैं। उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि GS कैश जैसा एक कमेटी आए जिसमें स्टूडेंट्स रहें, ताकि वो स्टूडेंट्स की बात सुन सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो आपने एक मुद्दा बता दिया कि महिलाओं से, मतलब छात्राएं जो हैं उनसे जुड़ा हुआ, और दूसरा आपने सारे स्टूडेंट से जुड़ा हुआ एक मामला। तीसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं? तीसरा पॉइंट ये है कि हम देखते हैं हॉस्टल्स की बहुत कमी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और आयशा की हमेशा से एक मांग रही है कि हॉस्टल्स बढ़ाया जाए। और ये है कि हमारा एक रेंट एक्ट हम पास कराना चाह रहे हैं कि हॉस्टल्स, PGs, फ्लैट्स में जो रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और लिविंग कॉस्ट दिल्ली में ऑलरेडी इज़ टू हाई। तो उसके लिए एक रेगुलेशन आए कि रेंट पे एक रेगुलेशन हो कि आप इससे ज़्यादा एक स्टूडेंट से चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आयशा लड़ रहा है दूसरे इलेक्शंस में। अच्छा, तो एक बार अगर बात करूँ, ये कहा जाता है, आम लोगों की धारणा भी है कि जो छात्र नेता होते हैं वो लोग क्लास नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तो ये बताइए क्या ऐसा भी होता है? जी नहीं, आप मेरा अटेंडेंस देख लीजिए, 94.57 है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरी अटेंडेंस नहीं रहती तो मैं कॉन्टेस्ट भी नहीं कर रही होती दूसरे इलेक्शंस। तो हम क्लासेस भी करते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं, हम छात्र नेतागिरी भी करते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, एक्टिविज्म भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम क्लासेस नहीं करते हैं। देखिए, तो ये कह रही है मेरी अटेंडेंस 94 पॉइंट कितना 57% इनकी अटेंडेंस है। तो और भी जो स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं? जी जी। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके जो छात्र नेता हैं, वो जो एक आम धारणा लोगों में होती है कि जो छात्र नेता होता है वो पढ़ाई नहीं करता है, वो क्लासेस नहीं अटेंड करता है और उनको नंबर भी अच्छे मिलते हैं क्योंकि लोग उनको जानते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, अगर हम आयशा की ही बात करें, वो रेगुलर उनका 95% अटेंडेंस है, उसके बावजूद भी उनका सिग्नेचर करने में इतना लेट कर रहे हैं। तो ये कि स्टूडेंट्स को मतलब आप डिस्कम्फर्ट दे रहे हो उनको तुरंत, जैसे कि बड़े बड़े जो ABVP हैं या उस तरह के संगठन जिनके पास पावर है, जो पूरा मनी पावर उसका पॉलिटिक्स करते हैं, तो उनका तुरंत उन्हें सिग्नेचर मिल जाता है, बहुत ईजिली उनका सारा काम हो जाता है। बट जो नॉर्मल स्टूडेंट है, एक आम छात्र अगर इलेक्शंस लड़ना चाह रहा है तो उसे इतने सारे मुश्किलों का झेलना पड़ता है। तो आप लोग इस मामले का, इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, इसको लेकर इशू बना रहे हैं? जी जी, हम इसको लेके आयशा जो पूरा संगठन है पूरा बिल्कुल वोकल है इसको लेके कि नॉर्मल स्टूडेंट्स उनको भी इस तरह का किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उन्हें ईजिली। तो आप कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं वो अगर चुनाव में जब उतरते हैं तो तमाम समस्याएं आती हैं? जी जी, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा मनी मसल का पॉलिटिक्स है, जो पार्टी भी पावर में भी है। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स जब आता है उसमें तो उसको प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल फेस करनी पड़ रही हैं और उसी के ही खिलाफ हम लड़ रहे हैं। उसके खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं। तो अगर मैं आप बात करूं, आप लोग भी रेगुलर अटेंडेंस रहती है आपकी भी? जी बिल्कुल। तो कहा जाता है कि छात्र नेताओं को लेकर तमाम लोगों की धारणाएं होती हैं, पेरेंट्स की भी होती हैं, समाज की भी होती हैं, और जो लोग जानने वाले हैं वो लोग भी कहते हैं छात्र नेता जो होते हैं वो लोग सिर्फ गपबाजी करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और पढ़ाई नहीं करते। तो आप पढ़ाई के सवाल को लेकर आप लोग किस तरह से, जैसे उन्होंने बताया कौन कौन से मुद्दे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से इशू हैं कि जो उठाए जाने चाहिए?
जैसे कि आयशा जो मुद्दे उठाता है हमेशा से काम भी करता आया। जब 2018 में बस पास को लेके था, उसको आयशा ने फोर फ्रंट पे लड़ के वो चीज़ को जीता। और आज भी हम यही इश्यूज उठा रहे हैं जो एकदम कॉमन इश्यूज है, हर स्टूडेंट फेस कर रहा है। लाइक हॉस्टल्स, डीयू के हॉस्टल्स बहुत महंगे हैं। जब कोई स्टूडेंट बाहर से आ रहा है, उसको बाहर 10-12 हज़ार पर मंथ पे करना है, तो हम चाहते हैं कि हॉस्टल सस्ते हों। और आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पे जब स्टूडेंट्स एक साथ आता है तो रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो अफोर्ड कर पाना कई बार मुश्किल होता है, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आप यहाँ हॉस्टल में रहती हैं या बाहर रहती नहीं, हम बाहर रूम पे रहते हैं। हैं? पीजी लेकर रहती हैं आप भी? कितना खर्च आ जाता है लगभग? मतलब रूम लेकर ही कह लें, पीजी तो मान लिया ठीक है, वहाँ तो खाना पीना भी मिलता है, इसमें तो सारी चीज़ें अलग से करनी होती हैं। जी, 12 से 15 हज़ार का हर महीने का हो जाता है। मतलब 12 से 15 हज़ार रुपये हर महीने का खर्च आता है। जी, तो आप सोच रही हैं कि इसको थोड़ा सा कम किया जाए ताकि यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड कराए स्टूडेंट्स को? या बिल्कुल ये चीज़ कम होना चाहिए। जैसे डीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो अफोर्डेबल एजुकेशन का जब बात करते हैं तो सबके लिए एक्चुअली में अफोर्डेबल होना चाहिए कि अगर हॉस्टल्स होंगे तो स्टूडेंट्स ईजिली वहाँ पे रह सकते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होगा। उन्हें खाने के लिए नहीं सोचना कि आज खाना हम कैसे खाएं, या हम रहे कैसे, या हम ट्रैवल कैसे करें, तो ये सब एक्सपेंसेस आते हैं। क्योंकि फीस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, अगर रहना भी इतना महंगा हो तो कैसे पढ़ाई चलेगी? वही जी, फी हाइक भी इतना ज़्यादा हो रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए लाइक एक नॉर्मल कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर क्लास फैमिली से आता है, तो उसके लिए ड्यू में कंटिन्यू कर पाना मुश्किल, जिस वजह से हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स भी बढ़ता जा रहा है। तो हम चाहते हैं एज आयशा संगठन जो इसी के लिए आवाज़ कंटिन्यूसली उठा रहा है कि फ़ी हाइक पे रोक हो और दूसरा सारे स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल हों। अच्छा, एक अगर आप क्लास न जाएं, मान लिया मैं कहती हूँ कि आप कभी आएँ यूनिवर्सिटी और आपको लगे कि आज मुझे ये क्लास नहीं करनी, कोई कारण हो, तो आप कहाँ जाना पसंद करते हैं आप लोग? जी, अगर हम क्लासेस, जैसे हम क्लासेस ही करने आते हैं, कभी अगर हमारी क्लास नहीं लगी या कुछ ऐसा हुआ तो हम लाइब्रेरी जाके बैठते हैं, वहाँ जाके पढ़ते हैं। कहीं अगर बैठकर गप मारना हो, अगर स्टूडेंट के साथ कहीं चाय पीनी हो तो कहाँ बैठते हैं? कैंटीन्स है हमारी। कैंटीन्स में अच्छी चाय मिलती है? मतलब बाहर गपशप करना हो, आप जैसे अभी कंपेनिंग की अगर मैं बात करूं तो कंपेनिंग करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत देर तक कैंटीन में बैठ सकते हैं, कहीं बाहर ही मिलना जुलना हो रहा होगा। जी, हम लगातार जब कैंपेन करें तो हमें अलग से एक के बाद दूसरे कॉलेज में मूव करना पड़ा, तो बहुत कैंपेन में हम लगे रहते, तो इन सब चीज़ों का बहुत टाइम मिल पाना। ठीक है, तो देखिए इन्होंने बताया कि क्या क्या मुश्किलें होती आम छात्र अगर चुनाव में उतरता है और क्या दिक्कतें आती हैं। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इधर आ जाइए, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर क्या मुद्दे होने चाहिए, चुनाव अगर कोई छात्र नेता अगर मैदान में उतरता है, किसी भी पद के लिए हो, तो क्या मुद्दे, अगर नंबर 1 बात करूं मैं, क्या नंबर 1 पर कौन सा मुद्दा? नंबर 1 पे पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र जिससे परेशान हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1% से भी ऊपर बच्चों को हॉस्टल्स मिल पाता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा और एजेंडा कोई है ये यूनिवर्सिटी का और इलेक्शन का, तो सबसे बड़ा मुद्दा वही ये है कि हॉस्टल्स मिलना चाहिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट को। जो दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं लोग, अभी यूनिवर्सिटी में FIUP लागू किया गया। FIUP लागू करने का मतलब जो पहले 3 साल का ग्रेजुएशन था वो 4 साल कर दिया गया। दिल्ली के अंदर रहना और 1 महीने खर्चा करना मिनिमम 15,000 रुपये लगता है आपको। रूम में रेंट लिए कम से कम 5,000-7,000, उसके बावजूद यानी कि साल का 1.5 लाख 2 लाख रुपया है। और ये 4 साल आप सोचेंगे तो 8 लाख के करीब एक बच्चे पे एक मार है। जो 3 साल में थोड़ा कम लगता था वो 4 साल में जो अब ज़्यादा लगेगा। एक तरीका FIUP एक साल का बर्डन है आम स्टूडेंट्स पर। तो मेरा और बाकी स्टूडेंट का, आम कॉमन स्टूडेंट का, डीयू का यही मानना था कि कम से कम हॉस्टल फैसिलिटीज़ डीयू को अवेलेबल करवाना चाहिए। आप समझिए कि लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जो बड़ा मुद्दा आ रहा है वो फ़ी हाइक का है। हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेज को सिलेक्ट करके 5-10 कॉलेज सिलेक्ट करके वो फीस हाइक करती है और इस पर कोई रोक टोक। मैं दयाल सिंह कॉलेज की बात करूँ, 2019 तक दयाल सिंह कॉलेज में 8,000 फीस थी, उसको आज 13,000 कर दिया गया। साइंस में 15,000 कर दिया गया। सेंट स्टीफन की आज BA में 45,000 फीस है। और आप बात करेंगे हंसराज की तो वहाँ 23,000 फीस है। और ये लगातार फी हाइक हो रहे हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। दूसरी, इस पर रोक लगनी चाहिए लगातार। इससे होगा क्या कि जो पहली पीढ़ी के तबके के स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो अब नहीं आ पाएंगे शायद। और इसकी पहली मार किसी, बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन से बाहर हो, वो बिल्कुल बाहर है। मुझे नहीं लगता कि 1% से भी ऊपर आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग, या देश भर की किसी भी हायर एजुकेशन में लोग पढ़ पाते हैं। 1% से भी हमारा रेशियो जो है कम है, उसमें ये हालात। अच्छा, अगर मैं आपने मुद्दे बताए क्या क्या होने चाहिए, तो आप भी अभी स्टूडेंट हैं? मैं PhD कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। PhD कर रहे हैं, तो एक मतलब ठीक है, PhD में तो क्लासेस नहीं जाते, वो तो पढ़ाने जाते हैं, पढ़ने नहीं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है। तो आपकी अटेंडेंस कैसी रहती थी?
मेरी अटेंडेंस को अच्छी थी। मेरा दयाल सिंह कॉलेज बीए में था और एमए मैंने हंसराज से किया। दोनों मेरी अटेंडेंस अच्छी थी। आज मैं तो आमतौर पे लोगों के मन में धारणाएं बहुत अच्छी नहीं होती हैं छात्र नेताओं के लिए, क्योंकि जो उनको छात्र नेता ज़्यादातर दिख रहे होते हैं वो अच्छी छवि के लोग नहीं होते हैं। तो उनको लगता है ये लोग पढ़ते नहीं हैं, क्लास नहीं करते और नंबर भी ले आते हैं। और आगे पता है आपको क्या? देखिए, ये मैं समझ रहा हूँ एक बढ़िया तरीके से बात। ये बात सही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग जो भी एक चुनाव चल रहा है, एक तरीके का मनी और मसल का चुनाव है। मतलब कुछ खास तबके के लोग ही चुनाव को लड़ पा रहे हैं। उसमें जो लुंडो कमीशन का नियम है कि एक कैंडिडेट 5,000 से ऊपर खर्च नहीं कर सकता। आप समझिए 100 गाड़ी इसका कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। कोई लुंडो कमीशन इसको रोक टोक नहीं करता। जिसका 100 गाड़ी काफिला चलता हो और ऊपर से 300 लोग लेकर कॉलेज में एंट्री करे। कॉलेज में एंट्री का प्रावधान ये है कि एक कैंडिडेट के साथ 4 लोग, लेकिन ये लोग 300 लोग लेके घूमता है। तो इसमें एक आम स्टूडेंट इतना सहज और इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाता कि मैं अपने एक छात्र तो जो मेरे प्रत्याशी है उससे मैं अपने मुद्दे, अपने समस्याओं को समझा पाऊँ, बोल पाऊँ। क्योंकि इतना वो लाव लश्कर के साथ बिल्कुल इतना मनी और मसल के साथ आपको बात नहीं करना पड़े। सिर्फ यहाँ पे जो राजनीति है एक हद तक नाम रटा राजनीति है। अच्छा, ये लोग कितना खर्चा लगभग कर देते होंगे एक चुनाव में? अगर मैं जिनकी आप बात करें, अगर मैं उनकी बात करूँ तो मेरे लाव हिसाब से लश्कर मैं वाले। करीब 4-5 लेक्चर देखा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मुझे तो लगता है कि कम से कम ये विधानसभा और लोकसभा से ज़्यादा का इलेक्शन खर्चा है। ये ज़्यादा मान का के चलिए कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ से, देख रहे हैं आप, सुनिए कितना खर्च होता है। इससे कम नहीं। मतलब आम छात्र कैसे चुनाव लड़ सकता है अगर ये हालात? अब ये सोचो, इसीलिए तो एक तबके का ही इलेक्शन लड़ पा रहा है। जिसको लड़ने का मन है वो नहीं लड़ सकता है। ठीक है, आम स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट बिल्कुल लड़ नहीं सकता इस चुनाव में। ऊपर से मारपीट, वायलेंस, गुंडागर्दी। अब इतने में एक आम स्टूडेंट सोच ही नहीं सकता कि मैं चुनाव लड़ पाऊँ। इतनी ये यूनिवर्सिटी इतना उसको स्पेस नहीं दे पाती। ये आम चुनाव, बाकी बहुत सारे ये भले चुन के आ जाते हैं लेकिन ये छात्रों को अपने नेता नहीं लगते। लगभग समझिए 3 सालों से एबीवीपी यहाँ पर सेंट्रल पैनल में डूसू के यूनियन में है, उसमें आज तक एक काम नहीं किया। ना हॉस्टल से दावे तो उन्होंने भी किया है कि मैंने ये कराया, हर बार मैंने कोविड में ये काम किया, मैंने इस गर्ल स्टूडेंट के लिए ये किया सब। अब दावे के लिए तो कहेंगे तो इससे पहले जो प्रेसिडेंट था उन्होंने बोला कि उन्होंने 27 लाख की चाय पी है। ये 27 लाख का उनका बजट ये आपके बड़े में आरोप दिखाया। हो सकते हैं। नहीं, बड़े उनका खुद का बजट दिखाया कि हमने अपने पूरा बजट को खर्च कहाँ किया है। उनका मानना है कि हमने 27 लाख की चाय पी है। अब कौन सी चाय 27 लाख में पी जाती है साल भर में, हमको नहीं मालूम। हम एक शो कराएंगे आप सबके बीच में, बाकायदा उनके साथ भी और आपके साथ भी एक शो रखेंगे। तो देखिए, इन्होंने बताया कि कितना पैसा खर्च होता है दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में, और ऐसे में आम छात्र जो कैसे चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें कहती हैं कि 5,000 रुपये खर्च होना चाहिए, लेकिन क्या वो नियम लागू हो पाते हैं? 14 तारीख को, 14 सितंबर को नॉमिनेशन है, उस पर भी उस वक्त भी नज़ारा देखने लायक होता है। कितना पैसा उस दिन भी लोग खर्च करते हैं, तो ये हम आपको उस दिन नज़ारा दिखाएंगे। बाकी बताया, खुद छात्रों ने बताया कि क्या हाल है दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव का। तो आप देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR और मुझे दीजिए इजाज़त।